आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट का वो है फिजिकल वर्ल्ड। बट फिजिकल वर्ल्ड हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में से कुछ आता नहीं है कभी ऐसे, है ना। और फिजिकल वर्ल्ड केवल एक एक बार ऐसे रीड करने का ही है ना, उससे कभी कुछ आना है नहीं। ठीक, तो वो हमारे कोई काम का है नहीं। ठीक है, तो हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट से ही शुरू करेंगे। ठीक, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में ठीक है, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, हम लोग क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डायमेंशन, एरर, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, इन सब चीज़ों पर आएंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट का वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, ठीक है, तो इसको समझे पहले कि नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें हम चारों तरफ अपने देखते हैं। ठीक है, नेचर में हमें कोई ना कोई चीज दिखाई देती है। ठीक है, तो उन चीजों के पास कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है या कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई चीज लंबी होती है, कोई छोटी होती है ना। किसी का एरिया ज्यादा होता है, किसी का वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक, तो नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है नापने का। ठीक है, वो सभी चीजें फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक, जैसे हम किसी भी चीज की लेंथ नाप सकते हैं, हम किसी चीज का एरिया नाप सकते हैं, हम वॉल्यूम नाप सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, मतलब ये सभी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, तो नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको नापा जा सके, जिसको हम नाप सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे फ्रेंडशिप। ठीक है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं तो उनकी फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप को नापने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं, तो फ्रेंडशिप इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बट लेंथ को हम नाप सकते हैं, है ना, किसी भी चीज की लेंथ हम नाप सकते हैं, किसी चीज का एरिया हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ, एरिया, ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, तो कोई भी चीज जिसको हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। ठीक, बट कितना प्यार करती है इसको नापने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट तो है नहीं, है ना। तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फ्रेंडशिप इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको हम नाप सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहली इसकी जो कैटेगरी है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी क्या कहलाती है, फंडामेंटल कहलाती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, कुछ क्वांटिटीज कैसी होती हैं, फंडामेंटल होती हैं। और सेकंड इसका जो पार्ट है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटीज कैसी होती हैं, डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से में, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है तो इसके बारे में सुना अच्छे से पहले। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो और मार्केट में हमें मान लो जाके शुगर खरीदना है तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं कि भैया हमें 2 किलो शक्कर दे दो। ठीक है, फिर मान लो यदि हम कपड़ा लेने जाते हैं, मान लो हमें पैंट शर्ट का कपड़ा लेना है तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं, भैया हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम शुगर लेने गए थे तब हम दुकानदार को ये नहीं बोल पाए थे कि भैया हमें 2 मीटर शुगर दे दो, ऐसा हम नहीं बोल पाते। ठीक है, वैसे ही जब हम कपड़ा लेने गए थे तो हम दुकानदार को ये नहीं बोल पाए कि हमें 2 किलो कपड़ा दे दो, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम मास को लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वैसे ही हम लेंथ को मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम 2 मीटर शुगर नहीं मांग सकते, है ना। इसका मतलब हम लोग मास को लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वैसे ही हम 2 किलो कपड़ा नहीं मांग पाते हैं, है ना। इसका मतलब हम लेंथ को मास में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक, वैसे ही मान लो एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, गर्म पानी। ठीक है, तो वो पानी कितना गर्म है ये हमें बताना है। तो पानी कितना गर्म है, 2 मीटर गर्म है, 2 किलो गर्म है, तो आंसर है दोनों नहीं। क्यों, क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, तो पानी कितना गर्म है ये बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बताना पड़ेगा। ठीक है, कि पानी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, 30 डिग्री सेल्सियस गर्म है, ऐसे बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर को मास में या लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही
मास और लेंथ को हम टेम्परेचर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर मान लो हमने पूछा कि ये क्लास कितनी देर तक चलने वाली है, तो ये क्लास कितनी देर तक चलेगी, 2 मीटर चलेगी, 2 किलो चलेगी, या 40 डिग्री सेल्सियस चलेगी। तो ये बताने के लिए हम देखो हमें क्या बताना पड़ेगा, क्लास कितनी देर तक चलेगी, तो आंसर है टाइम, है ना। तो क्लास कितनी देर तक चलने वाली है इसको बताने के लिए हमें टाइम बताना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लास जो है वो 1 आवर चलेगी, है ना, या 50 मिनट्स चलेगी, ऐसे बताते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम टाइम को मास में, लेंथ में या टेम्परेचर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एक दूसरे में एक्सप्रेस ना कर पाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एक दूसरे के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए, वो सब क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे हम मास को लेंथ में, टेम्परेचर में, टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना, तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। वैसे लेंथ को हम बाकी के तीनों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लेंथ इज अ, सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल तो सभी है, ठीक है। तो लेंथ को हम बाकी के तीनों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम दूसरे क्वांटिटीज के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए, वो सब कौन सी कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। तो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम एक टेबल में लिखे हुए हैं जो कि नोट्स में है, ठीक है, हालांकि हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ठीक। तो एक बार जल्दी से देख लो, तो कौन कौन सी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, ठीक है, लेंथ, लेंथ भी क्या है, लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम, ठीक है, करंट, करंट, टेम्परेचर, ठीक, कितनी हो गई, 5, है ना। और एक होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हालांकि हमारे लिए कोई काम की नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ना 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड में हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बट एक होती है इसलिए हमने उसको टेबल में लिखा है, ठीक है। और एक और होती है लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये केमिस्ट्री में यूज होगी, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मतलब इन सातों को हम किन्हीं दूसरे के हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहलाती है, ये सबको क्लियर हो गया। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम दूसरे क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए, वो सब क्या होती हैं, फंडामेंटल होती है। तो ऐसी कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी पे आएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। उसके पहले लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, ठीक। देखो, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि हर देश के लोग क्या करते थे, या अपनी अपनी यूनिट्स बना लेते थे, खुद से ही अपनी अपनी यूनिट बना लेते थे, ठीक है। कैसे बनाते थे, जैसे हमारे देश में पहले सभी लोग क्या करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, है ना। तो वो जब मार्केट में क्या करते, धोती लेने जाते थे, ठीक है। तो वो दुकानदार जो रहता था, दुकानदार उनको पूछता था कि भैया आपको 7 हाथ की धोती चाहिए या 9 हाथ की धोती चाहिए, ठीक है। तो 7 हाथ का मतलब क्या है, कि अपना जो हाथ है ना, उससे उसने ऐसे 7 बार हाथ से ऐसे नापा और वो उसको काट के दे देगा, ठीक है। 9 हाथ का बोला तो 9 बार नापेगा और काट के दे देगा, ठीक है। तो ये जो धोती को नापने का तरीका था, है ना, ये अपन एक प्रकार से क्या नाप रहे हैं, लेंथ नाप रहे हैं धोती की, ठीक है। तो लेंथ को नापने का ये जो तरीका था, ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था, ठीक है। क्यों, जैसे हमें मान लो अमेरिका से या किसी दूसरे कंट्री से कपड़ा इंपोर्ट करना है ना, तो हम दूसरे कंट्री वाले तो ये वाला सिस्टम समझते ही नहीं है, हाथ वाला, है ना। और यदि समझते भी हैं तो उनका हाथ बड़ा और छोटा भी हो सकता है, ठीक। तो बड़े लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें इसमें बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो लेंथ को नापने का ये कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था, ठीक है। वैसे ही क्या होता था, ब्रिटेन के लोग अपना एक सिस्टम फॉलो करते थे। वहाँ ब्रिटेन में क्या होता था, लेंथ जो रहती थी, लेंथ को फुट में नापा जाता था, ठीक है। मास को पाउंड में नापा जाता था, ठीक। और टाइम को सेकंड में नापा जाता था, ठीक। तो वो एक सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, इस सिस्टम को बोलते हैं FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। वैसे ही फ्रांस के लोग अलग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। वो लोग लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में नापते थे, मास को ग्राम में नापते थे और टाइम को सेकंड में नापते थे, ठीक है। तो वो जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे उसको बोलते हैं CGS सिस्टम, ठीक। फिर सेंटीमीटर और ग्राम जो है ये लेंथ और मास को नापने के लिए छोटी यूनिट पड़ रही थी, तो उनने इसका ही एक एडवांस सिस्टम बना दिया। फिर वो क्या करने लगे, कुछ दिन के बाद लेंथ को मीटर में नापने लगे,
मास को किलोग्राम में नापने लगे, और टाइम का काम सेकंड से ही चल रहा था तो सेकंड सेकंड ही रखा। ठीक है, तो फिर एक और नया सिस्टम बन गया MKS सिस्टम। ठीक है, तो 3 तरह के सिस्टम का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, है ना? FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। ठीक है, बट होता क्या था कि जैसे हमारे यहाँ भारत में, है ना, इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का राज था, है ना? तो हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता था? जो ब्रिटेन में चलता था। तो ब्रिटेन वाले कौन सा फॉलो करते थे? FPS सिस्टम फॉलो करते थे। तो हम लोग भी कौन सा फॉलो करते थे? FPS सिस्टम फॉलो करते थे। ठीक है, तो तुम्हें याद हो तो अभी भी हमारे यहाँ जैसे गड्ढा होता है या बोरिंग होती है, तो अभी भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि कितने फुट का गड्ढा है, बोरिंग कितने फुट की है ना? या कुआं जो है वो कितने कितने फुट का कुआं है, कितना गहरा है ना, कितने फुट का है। तो अभी भी हम लोग फुट का इस्तेमाल करते हैं कहीं पे, क्यों? क्योंकि ये पहले से चला आ रहा है ना? आज भी हमारे यहाँ केक जो है वो पाउंड में ही मिलता है ना? तो इसलिए जो FPS सिस्टम है वो अभी भी थोड़ा बहुत हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, बट इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी हमारी? जैसे मान लो पहले जब हमारे यहाँ FPS सिस्टम चलता था, ठीक है, तो हम कपड़ा काय में नापते थे? फुट में नापते थे, है ना? मास काय में नापते थे? हम लोग पाउंड में नापते थे। अब मान लो यदि हमें फ्रांस से कोई कपड़ा इंपोर्ट करना है, तो हम फ्रांस को क्या बोलेंगे? फ्रांस को हम बोलेंगे कि हमें 500 फुट कपड़ा दे दो। बट फ्रांस तो ये सिस्टम समझता ही नहीं है, क्योंकि फ्रांस में कौन सा चलता था? CGS चलता था या MKS चलता था। वो लोग तो लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में नापते थे, है ना? तो फ्रांस वाले फुट वाला सिस्टम समझते ही नहीं थे, और हम तो उससे उनसे 500 फुट मांग रहे हैं, है ना? और जो सिस्टम फ्रांस वाले समझते थे वो हम नहीं समझते थे। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, है ना? तो जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जा रही थी कि जो डिफरेंट कंट्री वाले लोग हैं, है ना, वो एक दूसरे की बातों को या एक दूसरे के मेजरमेंट को समझ नहीं पाते। ठीक है, तो सिस्टम को आसान बनाने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए, है ना, फिर एक नया सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम को बोलते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम को बोलते क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहलाता है ये? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए सारी कंट्री के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और एक जगह मीटिंग रखी गई। ठीक है, और उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ी, है ना, इन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 यूनिट फिक्स कर दी गई। जैसे मास जो है, मास की किलोग्राम कर दी गई फिक्स, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, है ना, इस तरह से टेम्परेचर की केल्विन, है ना, तो इस तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, ठीक, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ठीक, तो इस तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 यूनिट फिक्स कर दी गई। ठीक, और ये बोल दिया गया कि अब हर देश के लोग इन्हीं 7 इन यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब मास को सब अब काय में नापेंगे? केजी में नापेंगे। लेंथ को सब मीटर में नापेंगे। टाइम को सब सेकंड में नापेंगे। करंट को एम्पियर में नापेंगे। टेम्परेचर को केल्विन में नापेंगे। ठीक है, तो अब हर देश के लोग क्या करते हैं? मास को किलोग्राम में ही नापते हैं। हर देश के लोग लेंथ मीटर में नापते हैं। टाइम को सेकंड में नापते हैं। करंट को एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, तो अब हर जगह सेम यूनिट चलने लगी, तो अब एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और सब एक दूसरे के मेजरमेंट को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या बनाया गया था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब SI यूनिट बनाई गई थी। ठीक है, तो मैंने कितने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिए? तो 4 हो गए टोटल। कौन कौन से? FPS हो गया, है ना, CGS हो गया, MKS हो गया, और लास्ट में हमारा कौन सा आया? SI सिस्टम। हालांकि SI और MKS लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो मीटर किलोग्राम सेकंड ही तो है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद एक और मीटिंग रखी गई साइंटिस्ट की ऐसी। ठीक है, इकट्ठे पूरे साइंटिस्ट करेगा, एक और मीटिंग रखी गई और उनसे ये पूछा गया कि आपको ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा भी और कोई नई क्वांटिटीज मिली क्या? ठीक है, तो साइंटिस्ट का कहना ये था कि क्वांटिटीज तो हमको बहुत सारी मिली, ठीक है, बट उन सभी क्वांटिटीज को हम इन सातों के हेल्प से ही एक्सप्रेस कर लेते हैं। उन्होंने उन्होंने क्या बोला कि क्वांटिटीज हमको बहुत सारी मिली, बट हम उन सभी क्वांटिटीज को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे तुमने बोला हमें एक क्वांटिटी मिली एरिया। ठीक है, तो एरिया का जैसे फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया है ना, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अच्छा, ब्रेथ है क्या? ब्रेथ भी तो एक प्रकार की लेंथ ही होती है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू लेंथ।
ठीक है। तो उनने बोला कि हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है। तो देखो, एरिया को हमने लेंथ की हेल्प से एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है। तो क्या हम एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे? तो आंसर है नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी कहलाती है? जिनको हम दूसरे क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है। तो एरिया इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। वैसे ही उन्होंने बोला कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। अब ब्रेथ और हाइट ये भी तो एक प्रकार की लेंथ ही है ना, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा? एल क्यूब। तो उनका कहना था कि हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम को हम लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। इसलिए वॉल्यूम भी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को हमने लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है। तो एरिया और वॉल्यूम यदि फंडामेंटल नहीं तो ये फिर कौन सी क्वांटिटी है? तो आंसर है ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी कहलाती है? जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस कर लेते हैं वो क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया या बनाया वो क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? मास। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, एल क्यूब। ठीक है। तो डेंसिटी को हमने मास और लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। मास और लेंथ क्या थी? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से हमने डेंसिटी बनाया, इसलिए डेंसिटी क्या कहलाती है? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। ठीक। तो डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक। तीनों चीजें क्लियर हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको हम नाप सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिर फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी कहलाती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम दूसरे क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए वो सब क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल। तो ऐसी कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नेचर में होती हैं। ठीक है। फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी कहलाती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। उसके बाद हमने और क्या चीज़ पढ़ी? हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ी। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एनकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल हो गया और सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं, फिर से एक मीटिंग रखी गई साइंटिस्ट की, फिर से एक नई मीटिंग रखी गई कुछ दिनों के बाद। ठीक है। इस मीटिंग में उनसे ये पूछा गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारी मिल गई इन लोगों को। ठीक है। अब उनसे ये पूछा गया कि कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी मिली क्या? नई फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब जिनको हम पुरानी वाली के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है। तो उनका कहना था कि हाँ, उनने कहा साइंटिस्ट ने कि हम दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, दो लाइन के बीच का ये जो इंक्लिनेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है। उनने बोला ये जो एंगल है इस एंगल को हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है। तो उनका कहना ये था कि ये जो एंगल है इसको, ये जो एक नई क्वांटिटी है जिसको नाम क्या रखा गया, जिसका नाम क्या रखा गया? एंगल रखा गया। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो एंगल है ये डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है। वैसे उन्होंने बोला कि एक और तरीके का एंगल होता है। ठीक है। जैसे कोन देखिए सबने। ठीक है। तो कोन एक 3D एंगल कहलाता है। देखो कैसे, ये जो कोन होती है ना, ठीक है, इसको पहले बना देते हैं। ये कोन का जो ऊपर, ये ऊपर वाला हिस्सा है ऐसा। ठीक। इसमें एक एंगल बनता है, देखो जैसे यहाँ से हमने एक और लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये इतना जो एंगल है, मान लो ये एंगल है अल्फा, इस अल्फा एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है। ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल। और यदि हम ये वाली जो लाइन है सेंटर वाली, इसको पकड़ के ऐसा पूरा घुमा दें चारों तरफ, ऐसे करके पूरा घुमा दें, नीचे ये फिक्स है यहाँ पे। ठीक है। हमने लाइन का ऊपरी भाग पकड़ा, ऊपर अपर एंड पकड़ा और इसको पकड़ के ऐसा घुमाया। ठीक है।
घुमाने से यहाँ जो सेंटर में यहाँ एंगल बनेगा यहाँ, ठीक है, ये वाला एंगल पूरा, ये एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। ये 3D में होता है हालांकि, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक, तो उनने बोला कि ये जो एंगल है और सॉलिड एंगल है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज नहीं है। क्यों नहीं है डिराइव्ड क्वांटिटी? क्योंकि हम इनको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर इनका नया नाम रखा गया। ठीक है, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, क्योंकि ये पहली मीटिंग में पास नहीं हुए, थर्ड मीटिंग में पास किए गए ये एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी होती है, दो। कौन कौन सी, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, सी रेडियन। आगे एस टी ई लगा दो बस। ठीक है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है सी रेडियन और एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, फिर तो ये एक और नई तरह की क्वांटिटी हमें पता चल गई, है ना। इनको क्या बोलते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती हैं, दो। कौन कौन सी, एक होती है एंगल और एक दूसरी क्या होती है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। ठीक, इसका एक जनरल फॉर्मूला समझ लो सॉलिड एंगल का क्या होता है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू होता है एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर क्या है, तो आर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस है आर। और अप्रोक्सीमेट देखो, ये भी आर है, ये भी आर, ये तीनों आर ही तो है। ये तीनों लेंथ अप्रोक्सीमेट कैसी है, सेम। ठीक है, और एरिया कौन सा लेना है, ये वाला। ठीक है, इसका एरिया। ठीक, तो एरिया बाय आर स्क्वायर, ये काय का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल का। ठीक, जैसे हमारे पास मान लो एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये एक हेमिस्फीयर है मान लो ऐसे। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का यदि हम सॉलिड एंगल निकालें तो कितना आएगा, तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या आएगा, एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, आर स्क्वायर करना है, रेडियस का स्क्वायर। और इसका रेडियस हमने मान लिया कितना, आर है मान लो, तो रेडियस का स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हेमिस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आएगा, 2 पाई। ठीक है, यदि हमने बोला स्फीयर ले लो एक। ठीक है, एक स्फीयर है मान लो, इस स्फीयर का रेडियस कितना है, इस स्फीयर का रेडियस भी आर है मान लो। ठीक, तो स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और डिवाइड कैसे करना है, आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका सॉलिड एंगल कितना आ गया, 4 पाई। तो स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सॉलिड एंगल। बेसिकली ये 3D एंगल होता है। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखो, एरिया बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो दो तरह की अपन ने चीजें और पढ़नी, एक प्लेन एंगल पढ़ लिया, एक सॉलिड एंगल पढ़ लिया। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहलाते, डिराइव्ड क्वांटिटी भी नहीं कहलाते, ये क्या कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया अपना। आज क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी फिलहाल, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको हम नाप सकते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। दूसरा हमने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम दूसरे क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए वो सब क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नेचर में होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने अपन ने पढ़े, 4 प्रकार के पढ़े। एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और लास्टली हमने पढ़ा एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 यूनिट फिक्स कर दी गई थी, है ना। और अब हर देश के लोग वही 7 यूनिट्स फॉलो करते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि इनके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल मतलब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। सॉलिड एंगल की क्या होती है, इसकी रेडियन। ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है, दो। फंडामेंटल कितनी है, 7। बाकी सब क्या है, डिराइव। ठीक है, सॉलिड एंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा, जनरल फॉर्मूला। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होता है, 4 पाई। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। हालांकि सॉलिड एंगल इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बट
अब ये हमारे काम की नहीं निकला। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है नोट्स में चेक कर लो, इसके बाद नोट्स में हमारे क्या दिया हुआ है ना, और नोट्स में से इन सभी चीज़ों की डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नोट्स में देखो एक जगह एक चीज़ और लिखी होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली किसके हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट के हेल्प से। एक फिजिकल क्वांटिटी जो है कंप्लीटली रिप्रेजेंट की जाती है मैग्नीट्यूड और यूनिट के हेल्प से। ठीक है, जैसे हमने लिखा 10 kg, तो 10 kg हम क्या लिखा है, मास। ठीक है, तो मास में हम देखो क्या क्या ले रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 10 और यूनिट क्या ले रहे हैं, केजी। तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, इसके हेल्प से एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड और यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे ये 10 kg लिखा है ना, इस 10 kg को यदि हम ग्राम में लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 ग्राम। ठीक है, तो देखो कौन सी यूनिट बड़ी है, ग्राम या केजी, तो आंसर है केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है ना। तो हमने यूनिट को छोटा कर दिया, हमने केजी से ग्राम लिख दिया, है ना। तो देखो मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, 10 से 10,000 हो गया। ठीक, तो यूनिट एंड मैग्नीट्यूड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ना। मैग्नीट्यूड तो पता है सबको, मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यूनिट के आगे, है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड जैसे ही हमने यूनिट को छोटा किया तो मैग्नीट्यूड यहाँ बड़ा हो गया, 10 से 10,000 हो गया। ठीक है, और यदि हम यूनिट को बड़ा करेंगे तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये जो डेफिनेशंस हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, इन सभी सभी डेफिनेशंस को नोट्स में से रीड कर लेना एक बार, तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद। ठीक है, या लास्ट में पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।